Welcome children. Today we will start from saprotrops. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो चिल्ड्रन, आपने तो मशरूम देखा ही होगा। तो मशरूम जो है फ्लॉपी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने इसे रॉटेन वुड के ऊपर भी रेनी सीजन में देखा होगा। तो ये जो मशरूम्स हैं ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं और किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। Children, see the diagram 1.7 in your book. Packets of mushroom, a mushroom growing on decaying material. Bhojo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो भोजो की क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहता है कि ये जो मशरूम है, इस तरह के सैप्रोट्रॉप्स जो हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्योंकि वो तो ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है, उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता और हमारी तरह उनमें माउथ भी नहीं होता, तो फिर वो किधर से अपना खाना इनटेक करते हैं। तो इसके लिए तो इसका आंसर हमें एक्टिविटी 1.2 में मिल जाएगा। लेट्स सी एक्टिविटी 1.2। Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. तो एक्टिविटी में हमें करना ये है कि ब्रेड के पीस को लेना है, उसे थोड़ा वाटर से भिगा देना है। भिगाने के बाद उसे वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है, जब तक कि उसके ऊपर आपको एक फ्लफी पैचेस नहीं दिखे। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. तो वो पैचेस जो है उनका कलर क्या है और उन पैचेस को आप माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो कैसा दिखेगा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन आ नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। इस पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको कॉटन लाइक थ्रेड्स जो है पूरे ब्रेड के पीस पे फैला हुआ नज़र आएगा। चिल्ड्रन, देखिए आपके बुक में फिगर 1.8 में फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड्स, आपको नेकेड आई से ये इस तरह का दिखेगा और जब आप इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. तो ये जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखेगा ब्रेड के ऊपर उसे फंजाई कहते हैं और ये फंजाई जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है डिकेइंग मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो इस मोड से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसे सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर left into hot and humid weather for long time. फंजाई जो है वो अचार पे, चमड़े पे, कपड़े पे और इस तरह से और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पे प्रोड्यूस हो जाता है जहाँ पे ह्यूमिड वेदर होता है बहुत लंबे समय के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेज ऑफ फंजाई इन योर हाउस. बहुत सारी चीज़ें फंजाई की वजह से रेनी सीजन में स्पॉइल हो जाती हैं हमारे घरों में. पहली इज़ नीड टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वेयर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन.
पहेली जानना चाह रही है कि उसका जो शू है उसके ऊपर ये फंजाई कैसे अपीयर हो गया सडनली, और किस तरह से ये इस ऑर्गेनिज्म ने उसके ब्यूटीफुल शूज़ को स्पॉइल कर दिया है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और गर्म जगह पे और भीगे हुए जगह पे ये फंजाई जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम अपनी चीज़ों को इस फंजाई से कैसे बचा सकते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। सम ऑर्गेनिज्म live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. तो चिल्ड्रन, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, वैसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट में होते हैं। The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट में कुछ फंजाई प्रेजेंट होते हैं। तो फंजाई जो है वो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इसके बदले में फंजाई प्लांट्स को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देते भी हैं। भोजो says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. तो भोजो जानना चाह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था कि उनके जो गेहूं के खेत में फंगस ने पूरे गेहूं के खेत को स्पॉइल्ड कर दिया था। तो भोजो जानना चाह रहा है कि क्या फंगस से डिजीज़ भी होता है, और पहेली बोल रही है told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. तो पहेली उसका जवाब दे रही है कि कुछ फंजाई जो होते हैं जैसे ईस्ट और मशरूम वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बट कुछ फंजाई जो होते हैं वो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं प्लांट में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी, और कुछ फंजाई जो होते हैं मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होते हैं। In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. lichen organism में algae और fungus दोनों एक साथ होते हैं। The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. तो एल्गा और फंगस के जो रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, इसमें एल्गा जो है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं और फंगस जो है वो एल्गा को शेल्टर और वाटर मिनरल प्रोवाइड करते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स नो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? तो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि किसान जो है वो खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं हम लोग अभी ये पढ़ेंगे। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. तो चिल्ड्रेन, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल का जो है वो क्वालिटी डिक्लाइन होने लगता है, उसमें फर्टिलिटी की कमी आने लगती है, नाइट्रोजन की कमी आने लगती है, मिनरल की कमी आने लगती है, क्योंकि प्लांट्स जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस।
तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो सॉइल में जो इन सारे मिनरल्स की कमी आ जाती है, इन सारे को फुलफिल करने के लिए बीच बीच में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को सॉइल में ऐड करना ज़रूरी होता है. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirements of plants. Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. तो children, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रॉप्स जो है वो सॉइल के वो मेनली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसलिए नाइट्रोजन तो सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा हो जाती है. और हम लोगों को पता है कि प्लांट्स जो है वो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स जो है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. तो प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं एयर से. उनको नाइट्रोजन की सॉल्युबल फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके लिए एक बैक्टीरियम होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं. राइजोबियम क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाता है और मिट्टी में रिलीज़ करता है और वाटर और मिनरल के साथ प्लांट्स जो है अपने रूट के थ्रू नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. तो राइजोबियम जो है वो अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकता, इसलिए ये जो है कुछ प्लांट्स के रूट में अवेलेबल होते हैं जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा. तो इनसे वो अपना खाना लेता है और बदले में प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इस तरह से प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. दिस एसोसिएशन इज ऑफ great significance of the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. तो इस तरह से क्या होता है, इस बैक्टीरिया के हेल्प से फार्मर्स को मिट्टी में ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें प्लांट ग्रो करने में हेल्प मिलता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. जितने सारे पल्सेस हैं वो ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमें मिलते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो चिल्ड्रन हम लोग ऑलरेडी ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. चिल्ड्रन मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, आप इसका रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे. तब तक के लिए आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटबुक में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरह के डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए. और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पिछले वीडियोस के लिंक दिए हैं, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं. और अगर मेरा टीचिंग आपको पसंद आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. टिल देन बाय बाय.